हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है, ये सब हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संविधान में संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होगा। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार नहीं होगी, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली एवं पुदुचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं। पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचक मंडल में ध्यान देना है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं, मनोनीत सदस्य सम्मिलित नहीं है। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, तो वो सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते चुनाव में राष्ट्रपति के। ऐसे ही राज्य विधानसभाओं में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग ले सकते हैं, अन्य जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं ले सकते। तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभाएं हैं, तो इन क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है निर्वाचन की रीति, कि कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए तथा संघ एवं राज्यों में भी समानता होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। इसका एक फॉर्मूला है, एक विधायक के मत का मूल्य निकालने का एक अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है निर्वाचन की रीति। इसमें है एक विधायक के मत का मूल्य। इसका फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। एक विधायक के मत का मूल्य है राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य इंटू 1/1000। यह एक विधायक के मत का मूल्य का फॉर्मूला है। अब ऐसे ही एक सांसद के मत के मूल्य का फॉर्मूला निकालना होगा। एक सांसद के मत का मूल्य, इसका फॉर्मूला है
सांसद के मत के मूल्य का फॉर्मूला रहेगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, मतों का कुल मूल्य अपॉन संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। यह हो गया एक सांसद के मत का मूल्य। अब चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। तो कोटा निकालने का फॉर्मूला होता है कोटा। कोटा निकालने का फॉर्मूला होता है कुल वैध मत, कि कितने वैध मत पड़े अपॉन कुल पद प्लस वन, इधर भी प्लस वन। यह फॉर्मूला है कोटा निकालने का कि कितने निश्चित मत प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी कोई उम्मीदवार जीता हुआ माना जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में है कि मतदाता उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 में अंकित करता है। जैसे पहली वरीयता क्रम में मतदाता जो होता है उम्मीदवारों के नाम लिखता है, जैसे वरीयता हो गई 1, 1, 2, 3, 4। अब ए मतदाता क्या करता है, उसकी वरीयता है बी, ए, सी, डी मतदाता। दूसरा जो मतदाता है उसकी वरीयता हो गई सी, ए, डी, बी, ऐसे वरीयता क्रम अंकित करता है। प्रथम चरण के उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है। जो प्रथम वरीयता होती है उसके मत के आधार पर गणना होती है। लेकिन किसी उम्मीदवार को निर्धारित मत ना प्राप्त हो पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के जो न्यूनतम मत प्राप्त होते हैं, जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त होते हैं, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तथा उसके जो मत हैं वो द्वितीय वरीयता के मत, उसकी द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मत में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक चलती है तब तक किसी को निर्धारित मत प्राप्त नहीं हो जाते या कोटा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 7 दिन और ऑप्शन डी 30 दिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 61 के तहत आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है और यह कब होता है? जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाए, तब संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद महाभियोग लगा सकती है। संसद महाभियोग लगा सकती है और राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। यह जो महाभियोग संबंधी आरोप है संसद के किसी भी सदन में, यह जो आरोप है किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी शर्त है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है एवं नोटिस पर कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। जो नोटिस है 14 दिन पूर्व और कुल सदस्य संख्या के 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। महाभियोग में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है उसमें कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होकर अगले सदन को भेज दिया जाता है। क्या होता है? प्रथम सदन में जहां पे आरोप लगाया जाता है वहां पर 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।
दूसरे सदन में। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है। दूसरे सदन में क्या होता है? दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, पक्ष रख सकता है। और यदि दूसरे सदन में इन आरोपों को सही पाया जाता है, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है। कब से? राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से, प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से हट जाना पड़ता है, पद से हट जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए महान्यायवादी, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ऑप्शन बी वित्त आयोग का गठन, ऑप्शन सी भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में यह सभी शामिल हैं। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 74 आर्टिकल 74(1) के अंतर्गत मंत्री परिषद का प्रावधान है, मंत्री परिषद का प्रावधान है और इसका प्रधान कौन होगा? इसका प्रधान होगा मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और यह मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। क्या करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, तथा राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी भी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। यह सब क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। ऑप्शन ए सत्रावसान करना, ऑप्शन बी संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना, ऑप्शन सी लोकसभा का विघटन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन अथवा नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक। ऐसा विधेयक जिनके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े,
ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्यों या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, को धन वितरित किया जाता है। राज्यों के विधेयक जो व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इन सभी विधेयकों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो वह उसे स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, किंतु धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने हफ्तों के भीतर संसद से अनुमोदित होना चाहिए? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक के कितने हफ्तों के भीतर संसद से अनुमोदित होना चाहिए? ऑप्शन ए 4 हफ्ते, ऑप्शन बी 5 हफ्ते, ऑप्शन सी 6 हफ्ते, ऑप्शन डी 8 हफ्ते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6 हफ्ते में 6 हफ्ते में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद से अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो या सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो या संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राष्ट्रपति यदि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता हो, सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति हो या संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीनों तक हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों तक। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने हो सकती है और संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्ते और हो सकती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने की होती है। संसद के दोनों सत्रों के मध्य जो अंतराल होता है वो 6 महीने का होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय दिए हैं। 1970 के आरसी कूपर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की संतुष्टि है उस पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस बात को और अधिक स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। डीसी बाधवा मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह असंवैधानिक है। डीसी बाधवा मामले 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अध्यादेश की भाषा को परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना, मतलब या तो एक बार अध्यादेश जारी करने के बाद जब दोबारा अध्यादेश जारी होता है तो उसकी भाषा में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और ना ही विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में कोई विधेयक पारित किया जाता है और फिर भी अध्यादेश जारी किया जाता है तो यह असंवैधानिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 352 के तहत किन आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए युद्ध, ऑप्शन बी आंतरिक अशांति, ऑप्शन सी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपातकाल की घोषणा की जा सकती है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। युद्ध, आंतरिक अशांति एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें बाद में संशोधन करके बाह्य आक्रमण की जगह आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो अब हो गए आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। यदि आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 368 सॉरी अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। और 358 के अंतर्गत क्या होता है? अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है। अनुच्छेद 358 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अगर मान लो आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाए, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर यह बता सकता है कि कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे। 359 के तहत आदेश जारी कर सकता है कि कौन से मूल अधिकार कितनी अवधि तक निलंबित रहेंगे। यह आदेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन किसी भी आधार पर नहीं हो सकता है। निलंबन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत किसी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं? ऑप्शन ए 2 विकल्प, ऑप्शन बी 3 विकल्प, ऑप्शन सी 4 विकल्प, ऑप्शन डी 1 विकल्प। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास। पहला होता है किसी विधेयक को अपनी सहमति दे। दूसरा होता है सहमति के लिए सुरक्षित रख लें। और तीसरा होता है पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ऐसी स्थिति में यदि संसद विधेयक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन के भी विधेयक दोबारा भेजती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को फिर इस पे सहमति देनी ही पड़ती है। पुनर्विचार के बाद भी अगर संसद दोबारा भेजती है तो सहमति देनी पड़ती है पुनर्विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए
आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। आर वेंकटरमन द्वारा 1991 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। आत्यंतिक वीटो। राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भी 1954 में पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन अगर किसी राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत है संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति, ऑप्शन बी सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति, ऑप्शन सी मृत्यु दंड पाया हुआ व्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान प्राप्त कर सकते हैं और यह शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा, यह शक्तियां हैं। लघुकरण में क्या होता है? दंड की प्रकृति बदल जाती है, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल दिया जाता है। परिहार में सजा की मात्रा बदल दी जाती है, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष का कठोर कारावास। विराम में क्या होता है? सजा कम करना। विराम में सजा कम करना कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे विकलांग एवं गर्भवती महिला के मामले में, विशेष परिस्थिति में। प्रविलंबन में क्या होता है? कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, कुछ समय के लिए टालना। इसे फांसी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, कुछ समय फांसी को टालने के लिए। और क्षमा के अंतर्गत होता है पूर्णतः माफ करना। इसका तकनीकी मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं है। धन्यवाद।